और ये मकबूल जान साहब, आप बड़े अरसे से पंजाब की सियासत को देख रहे हैं। आप थोड़ा सा ज़ेरे लब मुस्कुराए थे जब डॉक्टर साहबा कही थी कि वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। आपको क्या लगता है, इनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ठीक है? देखिए चौधरी खानदान से तकरीबन 30-40 साल से, क्योंकि मैं खुद गुजरात से बिलोंग करता हूं तो मैं उनकी सियासत को समझता हूं। एक बात बड़ी तय है कि इस वक्त एक होती है हवा, और पंजाब के अंदर पंजाब की पॉलिटिक्स जो है ये 1937 से लेके यहां तक चलते हुए आप देखें तो ये एक इनका होता है कि चलो उस तरफ तुम जिधर की हवा हो। जो सिकंदर पैक्ट हुआ था, जिना सिकंदर पैक्ट हुआ था, उनको पता चल गया था कि कायदे आजम की मुस्लिम लीग के सामने खड़े होना बहुत मुश्किल है। सारे यूनियनिस्ट पार्टी को छोड़ के तो उसमें शामिल हो गए थे, नून टवाने, ये दौलताने मल्ताने सब आ गए थे। ठीक यही कैफियत जो थी पीपल्स पार्टी के जमाने में जब हवा भुट्टो की चली थी, ये उसके साथ चले गए थे। उसके बाद चूंकि असल में एस्टेब्लिशमेंट ने प्ले विद किया 30-35 साल, कभी बिस्कुल्ला कभी आई जाए बना, तो ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ थे। लेकिन 10 अप्रैल के बाद का जो पाकिस्तान है वो 10 अप्रैल के पहले से पाकिस्तान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो शख्स समझता है कि ये एक ही तरह की चीज है, वो उसकी पॉलिटिकल नब्ज पे हाथ ही नहीं है, वो पॉलिटिकल रियलिटी से दूर है। 10 अप्रैल के बाद का पाकिस्तान बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसने साबित किया वक्त के साथ साथ, अपने साबित किया है कि हम किसके साथ हैं, हम किसके खिलाफ हैं। तो इस वक्त चौधरी खानदान जो है ये रिस्क ले ही नहीं सकता कि वो इमरान खान के खिलाफ किसी किस्म की कोई भी स्टेप ले। अगर वो लेते हैं तो वापस गुजरात में जाना उनके लिए मुश्किल होगा, बाकी एस्टेब्लिशमेंट तो बड़ी दूर की बात है। एक दफा उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ हामी भरी थी, पहले तो खानदान में रिफ्ट हुआ जब वो उन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे, लेकिन वो चूंकि उस वक्त नवाज शरीफ की एट्रॉसिटी बहुत ज्यादा थी, नवाज शरीफ से तंग थे, इसलिए वो उसके अंदर नहीं जाना चाहते थे। लेकिन उसमें भी उनकी ऐसी हवा उखड़ी थी कि वो इलेक्शन नहीं जीत सके थे। अब तो अगर वो इस वक्त पीटीआई को छोड़ते हैं या पीटीआई से दगा करते हैं तो गुजरात के अंदर बहुत बड़ी बड़ी फोर्सेस खड़ी हैं उनके मुकाबले के अंदर को, जो उनको मुकम्मल तौर पर फेड आउट कर देंगी, पॉलिटिक्स से आउट कर देंगी। और गुजरात के बाहर है क्या उनके पास? राइट। और ये मकबूल जान साहब, एक तो दूसरी क्योंकि हमें पीडीएम का पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना चाहिए। पीडीएम का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि खुद इमरान खान साहब ही करप्ट है, और वो उस पर बार बार कभी तोशा खाना, कभी फॉरेन फंडिंग, कभी कोई और मामला लेके बार बार उस पर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। आज सलमान शहबाज साहब ने भी इस पर डिटेल में गुफ्तगू की, अगरचे माजी में हमने देखा नहीं उनको ऐसी बातें करते। बट अगर हम सुप्रीम कोर्ट के कॉमेंट्स देखें तो ये सही कह रहे हैं जनरल साहब कि हम कोई बात हतमी तौर पे नहीं कह सकते। इट कुड गो आइदर वे। आपको क्या लगता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि 1868 में जब कवानीन आए थे ताज़ीरात हिंद और उसके बाद ज़ाब्ता फौजदारी, तो उसमें अंग्रेज ने एसएचओ को इख्तियार दिया था कि अगर औरिया मकबूल जान ये पेन लेके घूम रहा है और एसएचओ स्टेशन हाउस ऑफिसर उसको रोकता है और कहता है इस पेन तुमने कहां से लिया है, और अगर मैं इसका सबूत नहीं दे सकता हूं तो एसएचओ मुझे गिरफ्तार कर सकता है। ये 1868 का कानून है और आज भी नाफिजुल अमल है। नैब की जो मौजूदा तरमीमात ये हैं उसके अंदर सबसे पहली बात यह है कि मैं एक करप्शन से एक शानदार किस्म का प्लाजा जो है वो एन नैब के दफ्तर के सामने या सुप्रीम कोर्ट के सामने प्लॉट खरीद करके बना लेता हूं, तो फिर मुझे बिल्कुल साबित नहीं करना कि ये पैसा मैंने कहां से लिया है, बल्कि जिसने मेरे खिलाफ मुकदमा बनाना है वो कहेगा कि इसने फलां शख्स से 1970 में इतनी रिश्वत ली थी, 1972 में इतनी ली थी, 1985 में इतनी ली थी, 1986 में इतनी ली थी। वो मेरी ट्रेल जो है वो बेचारा बैठ के बनाएगा और फिर कहेगा, और फिर भी पैसे पूरे नहीं होंगे तो फिर कहेगा ये तो प्लाजा इसका नहीं, इसका करप्शन से नहीं है। एक दूसरी बात ये थी कि अगर मेरे खिलाफ केस चल भी जाता है तो अगर वो प्लाजा मैं बेच देता हूं तो उस पर भी किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, मैं जाके उसको बेच दूं। अब कहेंगे मेरे पास तो प्लाजा है नहीं, अब केस कैसे चलाते हो? पाकिस्तान के अंदर एक बात याद रखिए, आज की फिगर यह है कि 7,65,000 बंदा पाकिस्तान छोड़ के गया है। पिछले साल 2,000 कुछ था, 3 गुना ज्यादा। क्यों छोड़ के जा रहे हैं? कौन सा पुश फैक्टर है? इसलिए कि उनको पता है कि और ये वो लोग नहीं है कि जो नौकरी ढूंढने जाते हैं, ये वो लोग हैं जिनके पास पैसा है, जो जहां जाके सेटल हो सकते हैं, वहां जाके अपना कारोबार कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। कोई गरीब गुरबा आदमी नहीं है कि नौकरी ढूंढने गया है। उसको पता है कि कल को उनके खिलाफ अगर केस चला तो उनकी तो कोई सुनेगा कोई नहीं।
राइट, ये उनकी तो इज्जत और तौकीर खत्म कर दी जाएगी। आपने ट्वीट भी किया आज, ये साहब आपकी ट्वीट भी मेरे सामने है, आपने न्यूज स्टोरी डाली है, 765,000 people left Pakistan in 2022, nearly 3 times more than the previous year। आपने कहा हक गोई पर मिलने वाली अजियत से लोग नहीं डरते, लेकिन उस वक्त से डरते हैं जब कुछ उन्हें उनकी बेटियों, बहनों, बीवियों, पोतों, पोतियों के सामने जलील और रुस्वा करके मारेंगे। और ये मकबूल जान साहब, ये भी कहा प्राइम मिनिस्टर ने कि IMF ने हमारे पाँव में जंजीरें पहना रखी हैं। सो ये किस कदर परेशान कुन मामला है कि मुश्किलात नजर आ रही हैं और हुकूमत ये कह रही है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो जंजीरों में बंधे हुए हैं। देखिए, पहली बात यह है कि IMF को पहली दफा आया है, ये 22वां प्रोग्राम है IMF का, और उसके अंदर उनकी 9 दफा उसके रिव्यू सेशंस हो चुके हुए हैं। मिफ्ता इस्माइल ने टैक्स लगाने शुरू किए थे ना, कान से पकड़ के निकाल दिया आपने। उसने कहा था मैं रिच मैन टैक्स लगा रहा हूं, आपने क्या किया? आपने कुछ भी नहीं किया। मसला सारा यह है कि आप टैक्सेशन करना ही नहीं चाहते किसी तौर पर। आप चाहते ये हैं कि IMF जो है हमें पैसे दे दे, IMF का पैसा आप खर्च तो नहीं कर सकते, उसकी गारंटी की बुनियाद पे हम अल्ले तल्ले करें, हम अपने लोगों से जाके पैसे वसूल कर लें। आपकी इज्जत और तौकीर ये हो गई है कि आप ये मुझे बताइए कि आप जो एक ट्रेजरी बिल्स होते हैं ना, ट्रेजरी बिल्स, वो आप लोकल बैंकों को बेचते हैं, यानी ये जो मसलन कमर्शियल बैंक और अबीब बैंक और ये मेरा और आपका पैसा जो है उनको दे। ट्रेजरी बैंक ने पैसे देने से इनकार का, IMF तो बड़ी दूर की बात है, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा 1% सूद बढ़ाओ, हमें तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं है कि तुम पैसा इकट्ठा कर सकते हो। ये जो इस मुल्क के लोग हैं, जो इस मुल्क का पैसा जो है वो बैंकों के अंदर जमा है, मेरा और आपका, वो नहीं देने दे। आपकी मिसमैनेजमेंट की इंतहा हो चुकी है। आप देखें पूरी दुनिया के अंदर मैनेजमेंट की जाती है, पूरी दुनिया के अंदर आप देखें, जैसे तो उनके यहाँ उनके एनर्जी क्राइसिस आया, उन्होंने 1200 सीसी के बाद जो कारें हैं वो उन्होंने निकालनी बंद कर दी, उनका वीकेंड पे कोई गाड़ी बाहर नहीं निकलेगी। आप निकाल के दिखाएं यहां पर, आपको सबसे पहले आपका वर्कर कहेगा भाईजान ओ जनाब मियां साहब या क्या हो गया है, हम इतने भी कमजोर हो गए। आप टैक्स लगाना ही नहीं चाहते, आपका FBR जो है टोटल फॉल्टी सूरत है। IMF ने कब कहा है कि आपको कि आप बिजली की कीमत बढ़ाओ? IMF ने कब कहा है कि आप जो है उसकी कीमत बढ़ाओ, अपना गैस की? IMF कहता है रेवेन्यू जनरेट करो, बेशक अपना खून बेच के करो। आप करते तो है नहीं। एग्रीकल्चर टैक्स आप नहीं लगाते, इंडस्ट्री अपना आप अपने ट्रेडर्स पे आप टैक्स नहीं लगाते क्योंकि आपके वोटर्स हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि विल ही नहीं है, नान आपको पहुंचाते हैं आपकी उसके ऊपर। ठीक है। सो राजा आमिर साहब, आपकी तरफ आपने भी सुनी होगी, मैं आपको एक बताऊं, 1959 मेरी बात सुन ले, 1959 में इंडिया ने अपने बैंक नेशनलाइज किए थे, आज तक नेशनलाइज हैं। आज आप पाकिस्तान के बैंक नेशनलाइज कर रहे हैं, आपका 60% कर्जा खत्म हो जाता है। कड़े फैसले कौन लेगा? जी राजा आमिर अब्बास साहब, एक साल में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में 75 रुपए और 65 पैसे की कमी हुई। ज़र मुबादले के ज़खायर में 10 अरब 13 करोड़ डॉलर से ज़ायद की कमी आई। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी के हुजूम में 3 अरब डॉलर से ज़ायद की कमी आई। महंगाई की शरह 9.2 से बढ़कर 26 वगैरह वगैरह, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। और हमें प्राइम मिनिस्टर नहीं बताएं कि क्या मसला है। मसला तो नजर आ रहा है, हल कौन बताएगा? देखिए, आज प्राइम मिनिस्टर ने, मैं ख्याल आपके पास पता नहीं वो क्लिप है या नहीं, उन्होंने कहा कि जी हम IMF को मनाते मनाते पता नहीं कहाँ कहाँ हमसे वो अंगूठे लगाते रहे। खुदा के लिए इस IMF और इन चीज़ों को समझिए कि ये पता नहीं कहाँ कहाँ अंगूठे लगाने वाली बात बहुत डेंजरस है। यही IMF को देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब ये आए और कहाँ कहाँ अंगूठे लगवाते हैं और कैसे, और कहाँ कहाँ उनकी नज़रें हैं, कहाँ कहाँ हमारे दुश्मनों की नज़रें हैं। अगर ये बात की जाएगी कि जी हमसे अंगूठे लगवाए जा रहे हैं, तो मुझे एक बहुत बड़ा खौफ है, और वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हमें बहुत सीरियसली इसकी तरफ तवज्जो देनी होगी